वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द रिच मैन्स वाइफ। फ्रेंड्स, हमने एडवेंचरस मूवीज़ के ऊपर चैनल शुरू किया है एडवेंचरस ट्यूब। प्लीज़ इसे विजिट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है जोशी पोटेंजा से। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस उसे पूछताछ करती है। यहाँ जोशी अपनी कहानी बयां करना शुरू करती है। वो कहती है कि टोनी पोटेंजा से उसकी शादी क्रम्बल कर रही थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जोशी हॉलीवुड प्रोड्यूसर टोनी पोटेंजा की वाइफ है। जोशी वाइफ कम और ट्रॉफी वाइफ ज़्यादा है। टोनी पोटेंजा स्वभाव से बड़ा अल्कोहलिक है। इनकी शादी में प्रॉब्लम की वजह है टोनी की ओवर ड्रिंकिंग। अपने काम के लोकेशन पर स्ट्रेस होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। जैसे टोनी घर से अपने काम के लिए निकला, जोशी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। जोशी अभी भी इस शादी को बचाना चाहती है। वो टोनी को कन्विंस करते हुए लेक साइड केबिन पर चलने को कहती है। वो कहती है कि यह रोमांटिक ट्रिप होगी। इसके बाद दोनों अपनी ट्रिप पर अपने प्राइवेट प्लेन से निकल पड़ते हैं। इस लेक साइड केबिन में पहुंचकर जोशी टोनी की केयर करना शुरू करती है, पर वो देखती है कि टोनी ड्रिंक करने के बाद सो गया है। पूरी रात जोशी मैगज़ीन पढ़ते हुए बिताती है। सुबह होते ही वो घर के काम करना शुरू करती है। यहाँ ड्रॉर में वो एक गन देखती है। वो इसे चलाने की प्रैक्टिस करती है। इतने में टोनी को एक फ़ोन आया है। उसे काम की लोकेशन पर पहुँचना है। टोनी फ़ोन पर ही इससे इनकार कर देता है। जोशी उसकी बातों को सुन लेती है। वो कहती है कि तुम जाओ, मैं यहीं स्टे करूँगी। रात को जोशी यहाँ एक लोकल बार में पहुँची है। यहाँ वो नोटिस करती है कि एक शख्स उसे बार बार स्टेयर कर रहा है। जोशी उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसके बाद भी जब वो घूरना बंद नहीं करता, तब जोशी यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रात की सुनसान सड़क पर उसकी जीप ब्रेक डाउन कर जाती है। वो हेल्प के लिए जीप से बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है। इतने में एक गाड़ी यहाँ आकर रुकी है। इसमें वही शख्स है जो बार में था। वो जोशी को लिफ्ट ऑफर करता है। जोशी इससे इनकार करती है। वो शख्स कहता है, रात के इस ठंड में तुम फ्रीज हो जाओगी। ये शख्स अपना नाम कोल विल्सन बताता है। कोल के कन्विंस करने पर जोशी उसकी जैकेट पहन लेती है और अब वो उसके साथ आने को तैयार है। इसके बाद दोनों कोल के घर पहुँचे हैं। या दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक लेते हुए जोशी अपने शादी के बारे में डिस्कस करते हुए बताती है कि उसकी शादी टूटने की कगार पर है। वो कहती है, मेरी शादी में कई प्रॉब्लम्स हैं। मैं कई बार अपने हस्बैंड की डेथ भी फैंटेसाइज करती हूँ, पर टोनी से मुझे बहुत कुछ मिला है। ये लग्जूरियस लाइफ भी उसी की देन है। मैं इसके लिए उसकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस शादी को बचा पाऊँगी। जब वे ड्रिंक लेकर वापस घर की तरफ आ रहे थे, तब कोल उसे टच करने की कोशिश करता है। जोशी इसे इनकार कर दिया। कोल इस पर गुस्सा होता है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तेज़ स्पीड से कई बार तो वो एक्सीडेंट करने को ही था, पर ये बार बार एक्सीडेंट से बच जाते हैं। जोशी के लोकेशन पर पहुंचकर कोल जोशी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जोशी उसे पुश करती है। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है। यहाँ ड्रॉर से वो एक गन निकालती है। वो इसे शूट करती है। गोली कोल के चेहरे के बगल से निकल जाती है। कोल इसके बाद यहाँ से चला गया। इन सब को धीरे धीरे वक्त बीतने लगा है। हम देखते हैं कि टोनी ने अब ड्रिंक करना बंद कर दिया है। वो जोशी के साथ मिलकर इस डैमेज मैरिज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। वो भी शादी को बचाना चाहता है। जोशी अब टोनी के दोस्तों के साथ पार्टी करती है। टोनी के बर्थडे पर इन्होंने खूब एंजॉय किया। टोनी कहता है, मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। काम के पीछे भागता हुआ मैंने अपने गोल्डन डेज वेस्ट कर दिए। जोशी भी उसे कहती है कि वो टोनी को खोना नहीं चाहती। एक रात हम देखते हैं कि बारिश में टोनी घर की तरफ आ रहा है। वो रास्ते में एक एटीएम के पास रुकता है। इतने में कोल उसकी कार के बैक सीट में घुसकर खुद को छिपा लेता है। टोनी कार में बैठकर जोशी को फ़ोन लगाकर कहता है, मैं 20 मिनट में तुम्हें बाहर डिनर के लिए तुम्हें लेने आने वाला हूँ। इतने में कोल पीछे से उसे गन पॉइंट पर लेता है। कोल उसे एक सुनसान पार्क में जाने को फोर्स करता है। टोनी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, कार, पैसा, सब ले लो। कोल उसे कार से उतरने को कहता है। यहाँ कोल टोनी को कई बार शूट करता है। टोनी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर कोल उसे मार ही देता है। इसके बाद वो जोशी के घर पहुँचा है। यहाँ वो जोशी को बताता है कि उसने जोशी के हस्बैंड को मार दिया है। वो कहता है, अगर तुमने पुलिस को इस बारे में बताया तो मैं ये कहूँगा कि तुमने मुझे हायर किया था टोनी के मर्डर के लिए। जोशी यहाँ डर जाती है। कोल ने कहा, तुम्हें मुझसे एक बार कहा था कि तुम अपने हस्बैंड की मौत को फैंटेसाइज करती हो और तुम उसे मारना चाहती हो। वो आगे भी कहता है, तुम्हें जो तुम्हारे ड्रॉर से गन मिली थी, तुमने उसे निकालकर मुझे अपने पति को मारने को दिया था। मैं ये सारी बातें पुलिस को बताऊंगा। वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करने की धमकी देता है। इसके बाद वो जोशी से $30,000 की डिमांड करता है।
इतने में जब पुलिस जोशी से टोनी के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ करती है तब जोशी कुछ भी नहीं बताती। पुलिस स्टेशन में जोशी अपनी कहानी बताती है। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जोशी कहती है, मुझे टोनी ने डिनर पर चलने के लिए फ़ोन किया था और मैं इसके लिए तैयार हो रही थी। अपनी कहानी में जोशी कोल का कहीं भी जिक्र नहीं करती। डिटेक्टिव डैन फ्रेडरिक को पूरा शक है कि जोशी ने इस मर्डर को अंजाम दिया है, पर उसका अफ्रीकन साथी रॉन लुइस उससे कहता है, तुम बेवजह जोशी पर शक कर रहे हो। जोशी एक ब्लैक है जबकि उसका हस्बैंड वाइट था, इसलिए तुम जोशी पर शक जता रहे हो। टोनी के मर्डर की खबर अब मीडिया में भी चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी अपने लवर जेक गोल्डन से मिली है। जेक एक रेस्टोरेंट चलाता है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यहाँ जोशी बताती है, मैं टोनी के किलर को जानती हूँ। वो मुझे उस ट्रिप पर मिला था। मैंने उसके साथ डिनर भी किया था, ड्रिंक भी ली थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि वो खून भी कर सकता है। यहाँ जोशी ये भी बताती है कि उस शख्स ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी और किस तरह गन का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को बचाया था। वो यही बताती है कि वो शख्स उससे $30,000 की डिमांड कर रहा है। यहाँ जेक जोशी के बातों से कन्विंस नहीं होता। जोशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जेक कहते हैं कि वो उस पर भरोसा करता है, पर साथ ही उसे चुप रहने को भी कहता है। इसके बाद जब जेक अपने रेजिडेंस पर पहुंचा है तब कोल यहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। यहाँ कहानी में एक और खुलासा होता है। टोनी के मर्डर में जेक का अल्टीरियर मोटिव था। जेक जिसका बिजनेस चल नहीं रहा, उसे अपना बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए था। जेक ने कोल को हायर किया ताकि वो टोनी को मार दे। इसके बाद जोशी उसे शादी करने के लिए आज़ाद होगी। शादी के बाद टोनी की सारी दौलत उसकी हो जाएगी। जेक यहाँ कोल से कहता है, तुम जोशी को परेशान करना छोड़ दो, मैं तुम्हें $30,000 का दुगना दूंगा। कोल जेक पर वायलेंट होता है। इसके बाद वो चला जाता है। इधर डिटेक्टिव्स ने इस केस की छानबीन जारी रखी है। जोशी को अटॉर्नी बिल बताता है कि उसके हस्बैंड का सारा एसेट टोनी के ही नाम पर है और मरने से पहले उसने कोई विल नहीं बनाई थी। इस तरह उसके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। जोशी को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस दौलत के लिए। इस केस में कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करेगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। इतने में इस कहानी में एंट्री होती है नोरा की। नोरा जेक की एक्स वाइफ है। वो पुलिस से मिलकर कहती है, जेक टोनी का किलर हो सकता है। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि जेक के जोशी से रिश्ते हैं। वो कहती है, उसने जोशी के लिए मुझे छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस जेक पर स्पाई करना शुरू करती है। वो उसे फॉलो कर ही रही थी कि तभी वो कोल को देखते हैं। कोल जोशी से पैसों के लिए परेशान कर रहा है। वो कहता है कि जेक के बारे में वो जानता है। मैं तुम्हारा शाम को 7 बजे उसी लोकेशन पर इंतज़ार करूँगा। ये सब सुनकर जोशी कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों डिटेक्टिव इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। शाम को जोशी पैसों के साथ गन लेती है और कोल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। यहाँ कोल उस पर हिंसक होता है। जोशी उस पर गन तानती है। कोल उसे मारने को होता है कि जोशी यहाँ से भाग जाती है। भागकर वो जेक के पास पहुंची है। वो जेक से कहती है, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, सब कुछ बता दूंगी। जेक उसे रोकने की कोशिश करता है। ड्राइव करता हुआ भी जेक उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जोशी एडमेंट है। वो सब कुछ पुलिस को सच सच बताना चाहती है। जेक कार को जोशी के घर के पास लाता है। यहाँ वो जोशी को कन्विंस करता हुआ कोल का नाम लेता है। जोशी कहती है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मैंने कभी उसके नाम का जिक्र नहीं किया। जोशी यहाँ से भागती है। जेक उसका पीछा करता है। वो भाग कर अपने घर में पहुँची है। घर के बाहर जेक जोशी के अंदर आने देने की रिक्वेस्ट करता है। इतने में कोल उसे शूट करके मार देता है। जोशी यहाँ से भागती है। कोल उसके पीछे जाता है। उसे घर के हर कमरे में ढूंढता है। फाइनली उसे ढूंढ ही लेता है। जोशी अपने डिफेंस में उस पर वार करती है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है, पर अंत में जोशी कोल को मारने में कामयाब होगी। बाद में हम देखते हैं कि जोशी ने सेल्फ डिफेंस प्लीड किया है। नोरा भी उसी के फेवर में गवाही देती है। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि जोशी इतनी क्लेवर है कि वो अपने हस्बैंड का मर्डर प्लान करेगी। वो तो बस घटनाओं का शिकार हुई है, वो इन सब की मास्टरमाइंड नहीं हो सकती। उसके इस गवाही से पुलिस जोशी को जाने देती है। जब वो यहाँ से बाहर निकली है तो वो देखती है नोरा उसका इंतज़ार कर रही है। यहाँ एक और राज से पर्दा उठता है। अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ दोनों ने मिलकर प्लान किया था। जेक को लगा था कि ये गेम उसके हिसाब से चल रहा है, पर नोरा और जोशी ने मिलकर उससे भी बड़ा प्लान बनाया था। अंत में नोरा जोशी से डिटेक्टिव्स का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये दोनों किस तरह के डिटेक्टिव्स हैं जो हम दोनों से बेवकूफ़ बन गए। इसके बाद दोनों साथ में यहाँ से निकलते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।